क्या चल रहा था? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करना था और इंट्रोडक्शन दे दिया था। वैसे लास्ट जो क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन दे दिया था। करूँ स्टार्ट? चलिए आगे। अब ध्यान से सुनना बच्चों, अगर बात हो रही है कि सर सिस्टम है भाई, क्या है? सिस्टम। और अगर बेटा सिस्टम है तो फिर एक यूनिट तो होगी नहीं। कहने का मतलब एक अकेला आदमी पूरे सिस्टम को तो संभाल नहीं सकता, मतलब अकेला ऑर्गन, यानी कि देयर आर द नंबर ऑफ ऑर्गन्स। क्या होंगे यहाँ पर? नंबर ऑफ, देयर आर भी बोल रहे बच्चे यार, गजब यार अंग्रेजी मतलब। तो बहुत सारे क्या होंगे यहाँ पर? ऑर्गन्स होंगे, और वो सारे के सारे ऑर्गन्स मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, और वो फंक्शन कौन सा होगा? रिप्रोडक्शन। बात समझ में आ गई क्या? यानी कि रिप्रोडक्शन के अंदर उनका एक इंपॉर्टेंट रोल होगा, और पूरा का पूरा एक सिस्टम है बच्चों। तो अगर मैं बात करूं अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, क्लास में आना बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो सबसे पहले कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्ट लेते हैं या इसका हिस्सा है? और ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बता दी थी, याद है क्या थोड़ी बहुत? सबसे पहले अगर मैं ऑर्गन की बात करूं तो टेस्टिस, जिसका जिक्र हो चुका था। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो एक सेमिनल वेसाइकल, वास डिफरेंस। उसके बाद अगर अपन थर्ड बात करें तो दो ग्लैंड थी आपकी, जिसका एक का नाम था सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल, और प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सी बच्चों? प्रोस्टेट। और मैंने आपको बताया भी था प्रोस्टेट कैंसर भी होता है एक, अपने इंडिया में बहुत कम है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में अगर जाओगे तो प्रोस्टेट कैंसर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। आप तो स्ट्रांग है इन चीजों में, ठीक है ना? इंडिया ऐसे ही थोड़ी नंबर 1 पे पहुंचा है, ठीक है ना? तो अभी है, हाँ। तो सेमिनल वेसाइकल है और प्रोस्टेट ग्लैंड है। और अगर अपन आगे चलें तो यूरेथ्रा। क्या है बच्चों? यूरेथ्रा। और मन में नहीं रह रहा है इसलिए लिख दू पेनिस, बाकी है कौन? हाँ, हाँ, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है ना? मेन जब यूरेथ्रा अगर आप लिख देते हो ना, अरे हाँ पार्ट होता है, लेकिन अगर आपने यूरेथ्रा अगर लिख दिया ना तो ये यूरेथ्रा के अंदर ही आ जाता, मतलब यूरेथ्रा की बाहर की कवरिंग को पेनिस बोला जाता है। यूरेथ्रा एक ट्यूब है, उस ट्यूब के बाहर की जो कवरिंग है उसको क्या बोला जाएगा? तो विको के काम है, मेन काम तो किसका है? यूरेथ्रा का है। बात समझ में आ गई क्या? अरे बात समझ में आ गई क्या? टॉपिक पे चलो क्या आगे? तो बच्चों ये क्या होते हैं? अपने पास कुछ ऑर्गन्स होते हैं। क्लास में आ जाओ थोड़ा सा। ये कुछ ऑर्गन्स होते हैं, और ये सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या करेंगे बच्चों? मेन मेन नहीं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। चल सकता हूं क्या कि बहुत सिंपल है, मतलब मेल हमेशा क्या रहा है? सिंपल ही रहा है शुरू से। बस समझ में आ गई क्या मेरी बात? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत सिंपल है बच्चों। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। मैं लास्ट की क्लास अगर आपको याद दिलाऊं तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम क्या है? टेस्टिस। मेल रिप्रोडक्टिव सेल का नाम क्या है? स्पर्म सेल्स। मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। ये छोटी छोटी बातें, एक एक नंबर के क्वेश्चन हम सभी को आते हैं। बोलो, आते हैं। अब स्टार्ट करो। डायग्राम वायग्राम बना दूं क्या? डायग्राम भाई को बनाना आता है? देखो, नो नीड टू वियर बाइज ईयर, बिल्कुल आपको किसी स्लाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बनाऊंगा डायग्राम। डायग्राम में बच्चों सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रोल है वो है टेस्टिस का, मतलब जो है, जो यही है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसका नाम क्या है लाडले बच्चों? टेस्टिस। क्या काम होता है टेस्टिस का? अब टेस्टिस के दो काम बता रहा हूं मैं आपको। टेस्टिस के दो काम बता रहा हूं। काम का मतलब होता है बेटा फंक्शन, फंक्शन मतलब बेटा वर्क, है ना? दो काम करेंगे टेस्टिस। टेस्टिस दो काम करेंगे। सबसे पहला काम होता है बच्चों स्पर्म सेल का प्रोडक्शन करना, स्पर्म सेल का फॉर्मेशन करना, स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस करना। बात समझ में आ गई क्या? और दूसरा बच्चों ये एक हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और मैंने कहा था जो आदमी है वो आदमी सिर्फ इसी की वजह से है, अगर ये नहीं होता तो वो आदमी भी नहीं होता। अगर वो आदमी होके भी टेस्टोस्टेरोन नहीं है तो वो आदमी नहीं है। बात समझ में आ गई क्या? तो स्पर्म सेल का फॉर्मेशन करना और टेस्टोस्टेरोन बनाना, बेटा ये दोनों ही काम, ऐसा नहीं है कि तुम जन्मे और ये दोनों काम चालू हो गए। जैसे टेस्टिस तो बचपन से थे, लेकिन बेटा काम बचपन से नहीं होता है, ये काम होता है आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब होता है 13 से 14 साल। यानी कि अगर मुझे बताओ क्या तुम्हारे टेस्टिस ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया है?
मतलब इस एज में आते आते बिल्कुल। तो टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन होने लग गया है। लाडले बच्चों के, कुछ कुछ बच्चों के देखो दाढ़ी आड़ी आ रही है, हैं, शेविंग वगैरह आ रही है, वॉइस वगैरह क्रैक हो रही है, रोज उनकी धुलाई हो रही है घर पे, जस्ट इसलिए मूड फ्रेश करने के लिए। नहीं ऐसे कैसे बोल रहा है, क्या पॉलिश हो रही है रोज फ्री में। तो ढंग से समझना, दो काम हो गए बच्चों, स्पर्म सेल का फॉर्मेशन करना और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करना। अब इस हार्मोन की कुछ बातें अगर मैं बताऊं, बहुत शानदार टॉपिक है अपना ये। तो ये हार्मोन बच्चों धीरे 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 धीरे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की अगर मैं बात करूं तो बनना चालू कर चुका है ये 14 टू 15 ईयर्स के आसपास। और अराउंड बच्चों ये 30 ईयर्स तक टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन होता है। और लाडले बच्चों फैक्ट ये है कि 30 ईयर के बाद, 30 यानी कि 30, सर हिंदी इंग्लिश सब मिक्स चल है, 30 ईयर्स के आफ्टर अगर मैं बात करूं तो ये हार्मोन धीरे 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 क्या होने लग जाएगा, ड्रॉप होने लग जाएगा। मतलब 30 के बाद बेटा बुढ़ापा आना चालू, 30 ईयर के आसपास। तभी आपने देखा होगा कि जस्ट अगर कोई भी मेल है बच्चों और वो 30 ईयर को जैसे ही क्रॉस करता है, और 30 ईयर को क्रॉस करने के बाद उसकी मसल फॉर्मेशन में दिक्कत आने लगेगी, मसल्स नहीं बनेंगे, बॉडी के अंदर फैट का प्रोडक्शन यानी डिपोजिशन होने लग जाएगा, उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो होती है वो आफ्टर 30s एक मेन में देखी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि टेस्टोस्टेरोन यूं गिर जाता है, नहीं, धीरे धीरे गिरता है, धीरे धीरे गिरता है। तो आप अगर रेगुलर वर्कआउट अगर करते हो, अगर किसी फिजिकल एक्टिविटी में आप इंडल्ज अगर हो रहे हो, अगर वर्कआउट वगैरह कर रहे हो, रनिंग वगैरह कर रहे हो, तो इसके लेवल को मेंटेन रखा जा सकता है विद अ गुड डाइट एंड गुड एक्सरसाइज। बात समझ में आ गई क्या? टॉपिक पर आ जाते हैं, ये अपने कोर्स में नहीं है। कोर्स में क्या है सर? कोर्स में है टेस्टिस के दो काम, एक स्पर्म सेल का फॉर्मेशन करना और एक टेस्टोस्टेरोन बनाना। बना दिया, स्पर्म सेल का फॉर्मेशन कर दिया बेटा किसने? टेस्टिस ने। अब पूछा जाता है सर टेस्टिस कितने होते हैं? सर वाह क्या क्वेश्चन पूछा है। तो टेस्टिस कितने होते हैं बेटा? दो नहीं होते हैं, एक ही होता है बेटा, है ना, एक ही पेयर होता है। तो पेयर टेस्टिस का एक ही होता है। और अगर नंबर ऑफ टेस्टिस की बात करूं तो, नंबर ऑफ टेस्टिस की अगर मैं बात करूं तो कितने होते हैं बेटा? दो। बात है, बताना ही है बात है, बताने जैसी चीजें ये। नंबर ऑफ टेस्टिस कितने हो गए बेटा? दो हो गए। अब एक सवाल मेरा है जोड़ा, अच्छा ये टेस्टिस जिस सैक लाइक स्ट्रक्चर में, सैक का मतलब क्या होता है? किसी बच्चे ने कल बताया थैला है ना, नहीं बात सुनो। तो सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या रखा जाता है? टेस्टिस को, टेस्टिस जो होते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं, जिसका नाम होता है स्कॉट्रम। स्कॉट्रम आ रहा है, स्कॉट्रम होता है यार मेरे साथ में, जो भी है उस सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर रखा जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? स्कॉट्रम बोलते हैं। हाँ आर भी आता है। समझ में आ गई क्या मेरी बात? चल सकता हूं मैं आगे? अब ध्यान देना, मुझे एक शानदार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि टेस्टिस आपकी बॉडी के बाहर क्यों लोकेटेड होते हैं? व्हाई द टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी? सर क्या है? स्कॉट्रम, यूएम सीधा, स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है। तो टेस्टिस कहां होते हैं बच्चों? एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना इसकी। तो टेस्टिस कहां होते हैं बच्चों? आपके बॉडी के बाहर होते हैं। जबकि अगर मैं फीमेल बॉडी की बात करूं, और फीमेल बॉडी में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है ओवरीज। क्या होती है बच्चों? ओवरीज। लेकिन ओवरीज बॉडी के इनसाइड होती है, जबकि टेस्टिस बॉडी के बाहर। करेक्ट है? तो ये करेक्ट है। तो यहां पर टेस्टिस कहां होते हैं बच्चों? लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी। अब क्यों? यानी कि बाहर है, उसके पीछे भी लॉजिक है। मेरी बात ऐसे ही नहीं है, साइंस, साइंस बहुत मजेदार चीज है, ठीक है। अब जो सुनना मेरी बात, क्यों? क्योंकि बेटा जब ये स्पर्म सेल का फॉर्मेशन होगा, जब ये स्पर्म सेल का फॉर्मेशन होगा तो इसकी एक रिक्वायरमेंट है। ये कहता भैया जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर जो है वो कम होना चाहिए। अब कितना कम होना चाहिए जो मैं बता देता हूं आपको। हमारी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है बताओ? 36 डिग्री सेल्सियस, अराउंड 36.6 के आसपास, अराउंड। और जबकि जो स्पर्म सेल का जो प्रोडक्शन है उसकी रिक्वायरमेंट होती है 2 से 3 डिग्री कम। किससे? हमारी बॉडी टेम्परेचर से। जितना हमारा बॉडी टेम्परेचर है उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम मांगेगा। कौन? कौन? टेस्टिस नहीं, स्पर्म सेल का प्रोडक्शन।
अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो बेटा फिर कहीं ना कहीं स्पर्म सेल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल्स रिक्वायर अ लोअर टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी टेम्परेचर से उसको टेम्परेचर थोड़ा क्या चाहिए बच्चों, कम चाहिए। तो इस वजह से वो लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी के आउटसाइड लोकेट होते हैं। तो बच्चों मेरी बात सुनो कि साइंस ने तुम्हें बनाया, साइंस ने नहीं, भगवान जिसने भी बनाया तुम्हें, ठीक है ना। तो अब मान लो कि टेस्टिस कहाँ है, लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी, ताकि उससे क्या हो जाए, अच्छे से हम स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन हो पाए, अच्छे से स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन हो पाए। लेकिन अगर फिर भी अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो, हाँ नहीं क्वालिटी तो क्वालिटी देख रहा है नालायक, ठीक है ना। मेरी बात सुनो, तो स्पर्म सेल का प्रोडक्शन फिर भी आपका रुक सकता है, ठीक है ना। तो ये नहीं ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करेंगे अपन, सीधा सीधा टॉपिक पर आएंगे, बातें बाद में बताएंगे, है ना। तो फंक्शन समझ में आया बच्चों, स्पर्म सेल का फॉर्मेशन और टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करना। स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन कब से स्टार्ट हो जाता है, 13 से 14, और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है बेटा, चलता ही रहेगा। बात समझ में आ गई क्या। और अगर अपन बात करें टेस्टोस्टेरोन, तो 30 के अराउंड के बाद ये क्या करने लग जाता है, ड्रॉप होने लग जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें होती है जो देखने को मिलती है। डन, चल सकते हैं आगे। आ जाओ लाडले बच्चों, अब सुनना मेरी बात। अब टेस्टिस बना दूं देखो मैं, ठीक है ना। ये बनाया टेस्टिस, देखो कौन से कलर में बनाऊं, व्हाइट बना, ये टेस्टिस, ठीक है ना बेटा। ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर होता है, यहां से स्पर्म सेल का क्या होगा बच्चों, फॉर्मेशन होगा, और यहां से ये स्पर्म सेल्स होती हुई एक ट्यूब से होती हुई जाएगी, ठीक है ना बेटा। ये एक ट्यूब से होती हुई गई और ये आ गई। बस समझ, सॉरी ऊपर क्या, ऊपर से बेटा आता है यूरिन, ऊपर से क्या आता है, यूरिन। इस डायग्राम को देखकर तुम्हारे मन में एक जरूर फील आया होगा, नहीं भी आया हो तो मैं बता दूं कि सर हमारे को किसी भी स्लाइड की जरूरत नहीं है। ये है बेटा यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है बच्चों, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या काम करता है पता है तुम लोगों को, हाँ सर, ये यूरिन को लेकर आएगा। बात समझ में आ गई क्या। यहां मौजूद है बेटा दो ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसाइकल। बहुत प्यारा काम है इनका, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसाइकल। अब ढंग से समझना है चीज है क्या। यहां से क्या होगा बच्चों, स्पर्म सेल का फॉर्मेशन होगा, यहां से ये स्पर्म सेल्स तैरती तैरती इधर जाएगी। बात समझ में आ गई क्या। और यहां से जाती 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 कहां मिलेगी, ये आपकी सेमिनल वेसाइकल हो गई, और ये आपकी कौन सी, पीजी, प्रोस्टेट ग्लैंड। बात समझ में आ गई क्या। और इसके बाद ये सीधा बच्चों ये यूरेथ्रा से होती हुई बॉडी से बाहर। मेरी बात समझ में आ गई क्या। तो बेटा जो तुम पीनस 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 जो कर रहे थे ना, वो और कुछ नहीं होता, इस यूरेथ्रा की बाहर की कवरिंग होती है, उसी को पीनस बोला जाता है। बात समझ में आ गई क्या। अब ध्यान से सुनना, यहां से स्पर्म सेल का प्रोडक्शन होगा, वो यहां से ट्रेवल करेगी। इस ट्यूब का नाम होता है वास डिफरेंस। क्या नाम होता है, वास डिफरेंस। बात समझ में आ गई क्या। यहां से स्पर्म सेल्स ट्रेवल करेंगे, और ट्रेवल करते रास्ते में कौन आएगा, दो ग्लैंड्स आएगी, इसका इंतजार कर रही है, पीजी और सेमिनल वेसाइकल यानी प्रोस्टेट ग्लैंड। अब यहां पर एक फैक्ट सुनना, मजा आ जाएगा। फैक्ट ये है, क्या नहीं बताऊंगा, अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। यहां से स्पर्म सेल्स आई, और ये सेमिनल वेसाइकल क्या करती है बच्चों, इसमें अपना फ्लूइड डाल देती है। बहुत अच्छे से समझना, एक फ्लूइड डाल देती है, फ्लूइड, या फिर मैं कह सकता हूं ये अपना सिक्रेशन उसके अंदर डाल देती है। कौन कौन डालेगी सिक्रेशन, बड़ी तन्मयता से पढ़ रहे हो यार टॉपिक को। ये जो ग्लैंड है ना, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके अंदर क्या डाल देगी, फ्लूइड डाल देगी। फ्लूइड का मतलब होता है राशन, फ्लूइड का मतलब क्या है, राशन। ये राशन किसका है, ये राशन है बेटा स्पर्म सेल्स का। किसका, स्पर्म सेल, क्योंकि दे आर सेल्स। और बेटा ये सेल्स है, एक मिनट, हाँ वही है जो उसको रिक्वायरमेंट पूरी करता है, ये स्पर्म सेल्स की। और यहां से ये सेल्स है, अब सेल से मतलब जिंदा है, और जिंदा है तो खाना चाहिए, राशन चाहिए। और वो राशन, सुनना मेरी बात, यहां से स्पर्म सेल्स निकली, अभी जा रही है, और प्रोस्टेट ग्लैंड ने इसके अंदर एक फ्लूइड डाल दिया, दोनों ने मिलकर। अब जैसे उन्होंने फ्लूइड डाला, और स्पर्म सेल्स आगे की तरफ ट्रेवल करती गई, और यूरेथ्रा से होती हुई बॉडी से बाहर, यूरेथ्रा से होती हुई बॉडी से बाहर चली गई।
अब बेटा ध्यान से सुनना, क्योंकि मेन काम इन सेल्स का है। अब ये सेल्स आगे कहां जाएगी बताओ, बाहर निकलने के बाद? हाँ, फिर कहां जाएगी? रिप्रोडक्शन चल रहा है तो कहीं ना कहीं फीमेल बॉडी में एंटर करेगी। कहां एंटर करेगी? फीमेल बॉडी में। फीमेल बॉडी में जब एंटर करेगी एज अ गेस्ट, जब तक एग नहीं मिल जाए, जब एग के साथ जब तक इसका फर्टिलाइजेशन ना हो जाए, तब तक क्या भूखे मरेंगे? तो हम हमारा राशन साथ लेकर चलते हैं। बात समझ में क्या? यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो फ्लूइड है बच्चों, ये फ्लूइड फीमेल बॉडी में जाने के बाद ये हमारी स्पर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड करवाता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा। खाना, मैगी, पास्ता, पिज्जा, ये सब हमारे लिए क्या है? ये फ्लूइड है। मेरी बात तुम्हारे समझ में आ रही है या नहीं आ रही? पक्का? डन। तो ये क्या प्रोवाइड करती है बच्चों? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। किसको? स्पर्म सेल्स को। एग को क्यों यार? एग तो भाई उधर है, उधर हमारा सिस्टम नहीं है। मेल पढ़ रहे हैं, मेल। क्या पढ़ रहे हैं? मेल। ठीक है ना? अब सुनना मेरी बात, कहानी समझना। यहां से स्पर्म सेल्स ट्रेवल करती गई, यानी कि लाडले बच्चों, जिसे तुम स्पर्म समझते हो वो स्पर्म नहीं है, वो सीमेन है। जो हम जिसे स्पर्म समझते हैं वो स्पर्म नहीं है, वो क्या है? सीमेन है। वो सीमेन के अंदर सेल्स होती है। समझ आ रही है मेरी बात? तो उस सीमेन के अंदर क्या है? स्पर्म सेल्स हैं। क्या है? सेल्स हैं। और मैं तुम्हें आज बता दूं, अगर वन टाइम अगर मैं बात करूं बॉडी से इजैकुलेट करने की, अगर मैं बात करूं तो मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल्स बाहर आती है। मिलियंस। बात समझ में आ गई क्या? तो जो बच्चे, लाडले बच्चे खुश हुए थे कि सर 1 सेकंड में 1500, तो बेटा यहां दुख की बात भी है। बात समझ में आ गई क्या? प्रोडक्शन खूब है तो सप्लाई भी खूब है। बात समझ में आ गई क्या मेरी बात? तो कहने का मतलब जितना इनकमिंग है उतना ही आउटगोइंग भी ज्यादा। बात समझ आ गई क्या? तो अब क्लास में आना तुम थोड़ा सा। जब ये मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल्स किसी फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करेगी, तो बहुत सारी तो मर जाती है। अंदर सेल है, सेल में कि एक झापड़ मारो तुम्हारे करोड़ों सेल मार दे। आज समझ में आ गई क्या? अगर एक थप्पड़ मार दें अभी तो कितनी सेल्स मर जाएगा, कितनी सेल्स मर जाएगा। तो सोचो जब ये वुमेन बॉडी के अंदर ट्रैवल करेगी तो मिलियंस में से बहुत सारी मर जाती है। लेकिन जो मान लो 1 दिन जिंदा रही, कोई 2 दिन जिंदा रही, कोई 3 दिन जिंदा रही, कोई 4 दिन जिंदा रही, कोई 5 दिन जिंदा रही, यानी कि सर स्पर्म सेल्स की जो लाइफ होती है फीमेल बॉडी के अंदर वो होती है 4 से 5 दिन तक जिंदा रहती है। हाँ, तो 4 से 5 दिन तक राशन कहां से आएगा? फीमेल, हम तो गैस के अंदर। फीमेल यार, बात समझ में आ गई क्या? हाँ, तो न्यूट्रिशन सप्लाई किया जाता है उस सीमेन। सीमेन जो है ना अंदर, जिसके अंदर वो स्पर्म सेल्स हैं, तो वो सीमेन क्या करेगा? न्यूट्रिशन देगा। 3-4 दिन तक, 5 दिन तक वेट कर रहे हैं, एक कब रिलीज होगा, कब फर्टिलाइजेशन होगा, एक कब रिलीज होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। क्यों? क्योंकि एग की लाइफ कितनी बताई थी लाडले बच्चों? 24 आवर्स। कितना? 24 आवर्स लाइफ बताई गई थी। तो बेटा 24 आवर्स के बाद तो वो तो क्या है? डेड है। तो वेट किसको करना है? किसको? पीछे वाले को। कौन पीछे? छोरे बेटे उनको नहीं, पीछे वालों को नहीं। यानी कि जो स्पर्म सेल्स है वो ही अंदर वेट करती है 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन की, कब आए और फर्टिलाइजेशन हो, कब आए और फ्यूजन हो। अब बेटा सुनना मेरी बात, टाइम की है, मैं टाइम तो नहीं लगता, इधर ध्यान दो। 4 से 5 दिन तक। और उसके बाद अगर नहीं हुआ फ्यूजन तो वो भी सेल्स क्या हो जाएगी? डेड हो जाएगी। और धीरे धीरे डेड होती भी रहती है। तो वो सेल्स भी क्या हो जाएगी बच्चों? डेड हो जाएगी। और उसके बाद फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? तो देखो मेल कितना सिंपल है, आराम से टेस्टिस, टेस्टिस कितने दो, यहां से स्पर्म सेल का प्रोडक्शन हुआ, आगे राशन भी साथ में बांध दिया गया। किसके द्वारा? प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल। राशन भी लेते जाओ, क्यों? 4-5 दिन जाओ, ठीक है ना? 4-5 दिन का राशन भी। फिर फीमेल बॉडी में गए, एग फर्टिलाइज हो गया पहले दिन तो ठीक है, नहीं तो राशन खाओ, सो जाओ। फिर अगले दिन, फिर तो 3-4 दिन तक जिंदा रहो, फर्टिलाइजेशन हो जाए तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं। नॉट अ लाइफ प्रोसेस, जरूरी थोड़ी है। मेरी बात समझ में आ गई क्या बच्चों? ये रहा आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो सिंपल है यार। अब यहां बच्चों एक फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो और सुनना। दो काम होते हैं देखो, यहां जो मैंने आपको बताया कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल जो फ्लूइड बना रही है, पहला काम न्यूट्रिशन, और दूसरा उसको फ्लूइडिटी देती है। क्या देती है? ताकि अच्छे से उसमें स्विम कर पाए। कौन? स्पर्म सेल्स अच्छे से क्या कर पाए? स्विम कर पाए। देखो मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, अभी अभी नई रिसर्च के अंदर ये फैक्ट आया है कि पहले ऐसा समझा जाता था कि जो स्पर्म सेल्स हैं वो स्विम करते हैं। क्या करते हैं? स्विम करते हैं। क्या करते हैं?
स्विम करते हैं, लेकिन अभी ये है कि स्विम नहीं करते हैं, वो ऐसे घूमते हुए जाते हैं, मतलब अपनी ही एक्सिस पर घूमते हुए ट्रेवल करते हैं विमेन बॉडी के अंदर। हाँ, ऐसे ड्रिल मशीन जैसे ट्रेवल करती है, ऐसे घूमते हुए जाते हैं। और बहुत सारी बातें हैं। और अभी तो एक फैक्ट और बताता हूँ, रिसेंट फैक्ट बताऊंगा अब मैं तुम्हें। पहले की जो थ्योरी थी वो ये कहती थी, या पहले की जो साइंस ये कहती थी कि जब मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल्स बॉडी के अंदर ट्रेवल करते हैं तो एक लक्की ऐसा होता है, लक्की, जो रेस जीतता है। रेस यानी कि जो सबसे पहले एग सेल तक पहुंचता है, वो उसको जाकर क्या कर लेता है, फ्यूज कर देता है। और बाकी के सब तो ताले बजाते बस। बात समझ में आ गई क्या? एक ही जाएगा और आगे जाके क्या करेगा, उसको फ्यूज करेगा। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं तो एग डिसाइड करता है कि किसके साथ फ्यूज होना है। हाँ, ये अभी अभी पढ़ा है मैंने रिसेंट। बात समझ में आ गई क्या? तो बहुत सारी चीजें अपडेट होती रहती है। क्लास में आ जाए बच्चों। अब यहाँ एक बहुत शानदार कंसेप्ट मैं तुम्हारे को समझाता हूँ। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ध्यान से सुनना बच्चों। अगर मैं बात करूं तो ऊपर से देखो, यहां से यूरिन वाली ट्यूब आ रही है, ये देखो, ये आ रहा है यूरिन, जिसमें इंटरेस्ट ही नहीं है लोगों को। और यहां से क्या आ रहा है, स्पर्म सेल। दोनों की पाथवे एक ही है। अब जब दोनों का पाथवे एक ही है तो एट ए टाइम या तो यूरिन पास हो सकता है या सेल्स, या तो यूरिन पास हो सकता है या सेल्स। तो मेल के अंदर ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली नहीं पॉसिबल है, या तो आइदर यूरिन और आइदर सेल्स, दोनों एक साथ नो। लेकिन अगर फीमेल बॉडी की अगर मैं बात करूं तो दोनों का पाथवे अलग अलग होता है। दोनों का पाथवे अलग अलग होता है, यूरिन अलग होता है और क्या बोलते हैं जिसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल वगैरह के लिए अलग पास होता है। बात समझ में आ गई क्या? तो ये एक डिफरेंस की पॉइंट है, याद रखना, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी तो एग्जाम में कोई नहीं पूछता कि अलग होता है या सेम होता है। बात समझ में? ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो गया है। और बाकी और बातें हैं जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर अपन बची कुछ बातें वहां पे भी कर लेंगे। डन, कर दूं स्टार्ट? सर एक बार स्पर्म सेल्स तो दिखाई दो। ये देख स्पर्म सेल्स, देख बेटा, ये देख, आ जाए इधर। ये देखो, ये आपका फीमेल एग सेल है, ये इस तरीके से जा रहा है। अच्छा, ये जो स्पर्म सेल्स होती है बच्चों, ध्यान से सुनना, सेल है, क्या है, सेल है, नेगेटिव वे में नहीं ले जाना है, सेल है। और अगर सेल है तो बच्चों फिर इसका न्यूक्लियस भी होगा। तो यहीं कहीं इसका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जो क्या लेकर चलता है, जेनेटिक मटेरियल। बाबू कैसा होगा, आने वाला बच्चा कैसा होगा, काला होगा, गोरा होगा, आंखें कैसी होगी, ब्राउन होगी, ब्लैक होगी, हेयर कलर ब्राउन और ब्लैक, ऑस्ट्रेलिया जैसा दिखेगा, इंडिया जैसा दिखेगा, या समझ में आ गई क्या मेरी बात? या चाइना जैसे चाइनीज आंखों वाला दिखेगा। कहने का मतलब समझ में आई तुम्हारे बात? तो ये जेनेटिक मटेरियल लेकर ट्रेवल करता है। इस चीज को बोला जाता है टेल। क्या बोला जाता है, टेल, जो उसको स्विम करने में मदद करती है। और ये आपका क्या होता है, हेड, जो एग के अंदर जाकर क्या होगा, फ्यूज होगा। और जो एग के अंदर जाकर क्या होगा, फ्यूज होगा। बात समझ में आई कि नहीं? चलें बच्चों, तो ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म होता है। स्टार्ट कर दो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आ जाओ, चलो आ जाओ। ठीक है बच्चों, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनना। आज क्या हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जाहिर सी बात है सर, सिस्टम है तो एक ऑर्गन तो होगा नहीं, ऑर्गन्स भी बहुत सारे होंगे। बहुत सारे तो क्या, हाँ मतलब कुछ तो होंगे, कुछ ऑर्गन्स होंगे। अब ऑर्गन्स के नाम लिख रहा हूं मैं यहाँ। अच्छा, सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन, फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, एग। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओवरी। क्या बच्चों, ओवरीज। ठीक है। ओवरीज के बाद अगर मैं बात करूं तो फैलोपियन ट्यूब। क्या बच्चों, फैलोपियन ट्यूब। नालायक बच्चों, फैलोपियन ट्यूब। इसी फैलोपियन ट्यूब का एक और नाम होता है बेटा, ओविडक्ट। क्या नाम होता है, ओविडक्ट। ओविडक्ट के बाद अगर मैं बात करूं तो यूट्रस। यूट्रस, यूट्रस के बाद अगर बात करें तो सर्विक्स, और सर्विक्स के बाद बात करें तो वेजाइना। बात समझ में आ गई क्या? सारी चीजें अभी डायग्राम बता दूंगा मैं। ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, जिसको इसका यहाँ नाम होता है ओविडक्ट नाम होता है।
यूट्रस हो गया, सर्विक्स और वेजाइना। चलिए बच्चों आ जाओ टॉपिक पर आना। अगर यहां अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ ओवरीज कितनी बेटा? 2। एक ये है, एक तो पेयर है, ये भी ओवरी, ये भी ओवरी, और इधर ये भी। नंबर ऑफ ओवरी कितनी हो गई? कितनी नंबर ऑफ ओवरीज कितनी? 2 2। हाँ अपेयर। बात समझ में आ गई क्या? यहां से इस ट्यूब की अगर मैं बात करूं तो इस ट्यूब का नाम होता है फैलोपियन ट्यूब। क्या नाम होता है? फैलोपियन ट्यूब की अगर मैं बात करूं तो इसको बोला जाता है यूट्रस। यूट्रस, हाँ जो भी है स्पेलिंग तो तुम देख लेना। ये जो जंक्शन होता है, इस जंक्शन का नाम होता है सर्विक्स। जंक्शन यानी कि दो चीजों को जोड़ने वाला, जहां से यूट्रस की लाइनिंग खत्म होगी और वेजाइना स्टार्ट होगा, और इसको बोलते हैं वेजाइना। बात समझ में आ गई क्या? तो ये सारे के सारे पार्ट्स आपको याद रखने। ओवरी होगी, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब को ही क्या बोला जाता है बच्चों? ओविडक्ट बोला जाता है। दांत की काटो थे, रे दांत काट रहे हो। फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट, ओविडक्ट के बाद यूट्रस, यूट्रस के बाद सर्विक्स, सर्विक्स के बाद वेजाइना। याद रहेगा लाडले बच्चों? ठीक है। अब देखो पूरा का पूरा प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं सेल की। तो फीमेल सेल की अगर बच्चों मैं बात करूं, थोड़ा साइड में, फीमेल सेल की अगर अपन बात करें तो वो होती है बच्चों एग। क्या बच्चों? एग। अरे नालायक बच्चों, क्या? एग। अब एग रिलीज कौन करेगा? जिस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर यानी कि मेल बॉडी के अंदर टेस्टिस जो होते हैं वो स्पर्म सेल का प्रोडक्शन करते हैं, इसी तरीके से जो ओवरीज होती है, ये ओवरीज क्या करती है? एग सेल का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है? एग सेल का। अब बच्चों यहां से ये देखो एग सेल का फॉर्मेशन हुआ है। ये क्या है बच्चों? एग सेल। ये सब कुछ हार्मोनल होता है, एग सेल का फॉर्मेशन होता है। अब आप बोलोगे सर ये एग आया कहां से? ये एग आया कहां से? अब सुनना मेरी बात, क्लास में ढंग से समझना, मेल और फीमेल में एक डिफरेंस है। एग सेल जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, उसका फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा था। यहां पर फॉर्मेशन नहीं होता है एट द टाइम ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। जब एक गर्ल चाइल्ड का बर्थ होता है उसी समय उसकी ओवरीज के अंदर बहुत सारे इमैच्योर एग्स डेवलप हो जाते हैं। इमैच्योर, क्या वर्ड बोला बच्चों मैंने? इमैच्योर, यानी कि मैच्योर नहीं है। मैच्योर का मतलब होता है बच्चों जो फर्टिलाइजेशन के लिए अभी तैयार नहीं है, उन एग्स को बोला जाता है इमैच्योर एग्स। और ये बच्चों एग आपके प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? ओवरीज के अंदर। जैसे ही प्यूबर्टी वाला टाइम आता है, प्यूबर्टी वाले टाइम के बाद कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, और हार्मोनल चेंजेस कौन कौन से? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और उन हार्मोन की वजह से ये एग क्या हो जाते हैं बच्चों? मैच्योर हो जाते हैं। और जैसे ही ये एग क्या हुए? मैच्योर होते हैं, और उसके बाद हर मंथ, एवरी मंथ, वन ऑफ दी ओवरी, दोनों में से कोई एक ओवरी एक एग को क्या करती है? रिलीज करती है। और यहां से ये एक एग रिलीज हो गया अराउंड अ मंथ, 28 डेज, अराउंड अ मंथ। ये कोई फिक्स नहीं होता, पर्सन टू पर्सन, बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। कंडीशन, सर्कमस्टेंसेस, हार्मोनल चेंजेस, बहुत सारी चीजों पर ये डेज जो है वो डिपेंड करते हैं। तो कोई किताब में लिख के मत आ जाना, आप लिख सकते हो अराउंड अ मंथ, अराउंड अ मंथ, ये जनरल स्टेटमेंट है। अब वन ऑफ दी ओवरी क्या करेगी बच्चों? एक एग रिलीज करेगी। अच्छा, अब सुनना मेरी बात, ओवरी का काम क्या होता है? जैसे आपने टेस्टिस का काम समझा था, अब ओवरी का काम समझो। ओवरी के फिर से दो काम, एक तो एस्ट्रोजन बनाना, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है उनको, और दूसरा बच्चों क्या? एग सेल का फॉर्मेशन करना या एग सेल रिलीज करना, फॉर्मेशन नहीं, एग सेल रिलीज करना। दूसरा काम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाना। अब बेटा यहां से ये एग सेल रिलीज हो चुका है, बोला यहां से एग सेल रिलीज हो चुका है, और यहां से ये एग सेल जाता है इस ट्यूब के अंदर, और इस ट्यूब का नाम होता है बच्चों क्या? फैलोपियन ट्यूब। और यहीं पर जाकर फर्टिलाइजेशन होगा। व्हाट डू यू मीन बाय फर्टिलाइजेशन? इंपॉर्टेंट डिफाइन। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। हटा दो स्लाइड। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इसी को बच्चों बोला जाता है फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन। फ्यूजन होगा बच्चों, और फ्यूजन किसका होगा? मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ। तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, या वेयर इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहां होता है? तो फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों या तो ओविडक्ट, या फिर क्या बोलोगे आप, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। यहां से एक रिलीज हुआ, ये फैलोपियन ट्यूब में गया, और फैलोपियन ट्यूब में इधर से वो आ रहे हैं कौन? स्पर्म सेल्स। यहां से स्पर्म सेल्स ट्रेवल करते 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 कहां आ गए? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। और फैलोपियन ट्यूब के अंदर कौन मिल गया? एग। दोनों ने यहाँ फ्यूज किया, और फ्यूज करके क्या बना दिया? जायगोट बना दिया। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? आ रहा है? फर्टिलाइजेशन समझ में आया नहीं आया? अब यहां से मान लो केस वन, मान लो फ्यूजन हो गया। हर बार थोड़ी होगा, हर बार हो जाए, हर बार थोड़ी होता है, कभी कभार स्पेशल केस। यहां से एग रिलीज हुआ, एग रिलीज होने के बाद फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो गया, मान लो हो गया। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, स्पर्म सेल का फ्यूजन किसके साथ हो गया? एग सेल के साथ हो गया। यहां बन गया लाडले बच्चों जायगोट। क्या बन गया? जायगोट। इधर देखो, ये देखो, यहां से ये सेल रिलीज हुआ। थोड़ा सा समझना इस टॉपिक को, आ जाओ इधर। यहां से ये देखो कितना सेल है बच्चों, अभी देखो अंदर क्या है? एक ही है ना, एक ही सेल है। देखो यहां गए, ये देखो, ये स्पर्म सेल्स आया, फ्यूज किया, फ्यूज करने के बाद अंदर कितने बन गए? दो। ये सेल डिवाइड हुई, सेल की कितनी हुई? चार। चार से, हाँ, 4 से 8, 8 से 16, मल्टीप्लीकेट रेप्लीकेट होती जाएगी। वो किधर जा रही है भाई? किधर जा रही है? ये जा रही है, ये इधर जा रही है। तुम्हें पता है डायग्राम देखा हो तुमने तो आगे क्या आएगा? यूट्रस आएगा। अगर नहीं समझ आ रहा है इधर ये देखो, अरे कहाँ गया? यही था ना, यहां से होता हुआ गया। और बच्चों ये किसकी लाइनिंग स्टार्ट हो गई? यहाँ से यूट्रस की। भाई साहब यहां से सेल डिवाइड होती 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 यहां आ गई। और यहां आने के बाद यहां पर इसकी इस लाइनिंग पर वो जायगोट अटैच हो जाता है, यूट्रस की लाइनिंग पर अटैच हो जाता है। मेरी बात समझेगा? अरे समझ में आ रही है मेरी बात? पक्का? कंफर्म? अब यहां पर ही कंटिन्यूअसली सेल डिवाइड होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, सेल डिवाइड्स होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। और इसको न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा? क्योंकि मेरी बात सुनो, जो स्पर्म सेल्स गई थी, कितने दिन का खाना लेके गई थी? 4 से 5 दिन का खाना लेके चली गई थी। अब मान लो सेल डिवाइड हो गई, अब खाना डबल चाहिए, फिर सेल और डिवाइड होगी, खाना आप चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। अब ये फीमेल बॉडी की लाइनिंग से, यानी ये जो यूट्रस की लाइनिंग होती है बच्चों, यहां से इस लाइनिंग से अटैच हो जाता है कौन? वो जायगोट। अब सेल डिवाइड होती जा रही है, होल डिवाइड होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, और इसका डेवलपमेंट यहां होता जा रहा है, डेवलपमेंट होता जाएगा। ये जो लाइनिंग दिख रही है आपको, ये वाली लाइनिंग, लाइनिंग मतलब समझते हो बेटा आप? तो लाइनिंग का मतलब समझाऊंगा आपको मैं। ये जो लाइनिंग होती है इसके अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। क्या कौन सी सप्लाई बढ़ जाती है? ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। अब देखो क्या सिस्टम है, मतलब क्या, मतलब अपन ये कह सकते हैं कि कुदरत ने क्या ही बनाया है। जैसे ही यहां से एग रिलीज होता है, जैसे ही यहां से एग रिलीज होता है, और इधर ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि सुनना मेरी बात, वो एग किस लिए रिलीज हुआ है बताओ? वो फर्टिलाइजेशन के लिए हुआ है, वो तो हमने होने नहीं दिया। बाकी वो हुआ तो किसके लिए था? फर्टिलाइज होने के लिए। अब जैसे ही फर्टिलाइज होगा तो मतलब बॉडी को पता है एग रिलीज हो चुका है, फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बनेगा, खाने की जरूरत पड़ेगी। खाना कौन लेकर आएगा? ब्लड। न्यूट्रिशन कौन लेकर आएगा? ब्लड। तो बेटा बॉडी पहले ही अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है, फीमेल बॉडी, और यहां पर क्या कर लेती है? इस लाइनिंग में ब्लड सप्लाई को क्या कर देती है? बढ़ा देती है, कि भैया यहां कौन आकर रहने वाला है अब? एम्ब्रियो नहीं, जायगोट। वो बाद में बनेगा एम्ब्रियो। अब जैसे ही वो जायगोट आएगा, वहां पर उसको न्यूट्रिशन चाहिए होगा, फीमेल बॉडी अपने आप को प्रिपेयर करके बैठी है। जैसे ही यहां से एग रिलीज हुआ, आने दो, कोई दिक्कत नहीं, सारी तैयारियां है खाने की, यानी कि न्यूट्रिशन जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर क्या है बच्चों? अवेलेबल है। मेरी बात को ढंग से समझना बच्चों। अब ये यहाँ पर डेवलपमेंट होता है इसका, किसका? जायगोट। धीरे 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 धीरे, सबसे पहले बेटा वो सेल थी, सबसे पहले वो क्या थी? सेल थी। सेल से फिर बना वो जायगोट, जायगोट के बाद वो बनेगा बच्चों एम्ब्रियो। क्या बनेगा? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो के बाद बच्चों बन जाएगा फीटस। अब इस प्रोसेस को समझना, जायगोट, जायगोट के बाद एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कब बनता है?
जैसे सेल डिवाइड होती चली जाएगी, होती चली जाएगी, होती चली जाएगी, सेल डिवाइड होती चली जाएगी, होती चली जाएगी, होती चली जाएगी, जब 3 मंथ का टाइम कंप्लीट हो जाएगा। कब बच्चों? 3 मंथ्स का टाइम जब कंप्लीट हो जाता है, तब उस टाइम पर यह बोला जाता है कि अब बच्चे का ऑलमोस्ट हार्ट बन चुका है। क्या बन चुका है बच्चों? हार्ट, यानी कि सबसे शुरुआत कहां से हुई? दिल से। और बेटा दिल बन चुका है, यानी कि अब बच्चे के अंदर जान है। जान है मतलब लाइफ है। क्या है बच्चों? लाइफ है। और लाइफ है तो उससे अब जीने का अधिकार है, यानी कि बच्चों 3 महीने बाद उस बच्चे का अबॉर्शन नहीं होता है। हाँ, नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, केस बनता है सीधा सीधा। क्यों? क्योंकि ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन में राइट होता है, राइट टू लाइफ, है ना, ऐसा कुछ, जीने का अधिकार है ना, जीने का अधिकार। तो बेटा जीने का अधिकार अब इसको भी है, क्योंकि ये भी क्या है? एक लाइफ है। और अगर अब आपने इसको किसी भी तरीके से छेड़खानी करी नहीं कि बेटा आप पे दफा, आगे मैं केस बनेगा, बस सीधी सीधी बात है। कुछ भी हो, अगर एक वो देखो ऐसा नहीं होता है, वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। सर्कमस्टेंसेस आपको, जब आप वहां जाओगे, जब ये चीज मेडिकल लेवल पर जाती है, तो वो डॉक्टर डिसाइड करता है कि पॉसिबल है या नहीं है। तो उनको ये स्पेशल केसेस होते हैं, तब जाके ही ये चीज की जाती है, अदरवाइज नहीं की जाती, चाहे कुछ भी हो जाए। राइट टू फ्रीडम, आप उस बच्चे के जीने के अधिकार को छीन रहे हो, और कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत नहीं देता है। बात समझ में आ गई क्या बच्चों? तो ऑलमोस्ट पॉसिबल ही नहीं है आफ्टर 3 मंथ्स। आप पहले कराना हो तो पहले अलग बात है, जब तक वो क्या है? जायगोट है, तब तक तो चलेगा। और जैसे ही बच्चों वो एम्ब्रियो बना, और अब आप उसको अबॉर्ट नहीं कर सकते। समझ में आई कि नहीं आई? मतलब चलो आपने करने को नहीं अबॉर्ट, 3 महीने हो चुके हैं, आगे चलते चलो, चलते चलो, रेप्लिकेट होती चली जाएगी। और पहले उसने रस कहा, फिर गुल कहा, फिर ला कहा, और रसगुल्ले के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब इसी तरीके से, समझे मेरी बात? पहले उसने रस कहा, फिर गुल कहा, फिर ला कहा, रसगुल्ले के टुकड़े। अब सुनना मेरी बात, यहाँ ये बॉडी जो है 3 महीने के अंदर बनना स्टार्ट हुई, धीरे धीरे ऑर्गन्स डेवलप होंगे, होते 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 कंप्लीट टाइम होता है बच्चों 9 मंथ्स। कितना? 9 मंथ्स। और 9 मंथ के एक लॉन्ग टाइम के बाद बच्चा कंप्लीटली क्या हो चुका है? फीटस के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। किसके अंदर बच्चों? फीटस के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। फीटस भी नहीं कह सकते अभी तो, वो जब होगा, जब फीटस है अभी तो। बात समझ में आ गई क्या? अभी भी वो एम्ब्रियो है। अब क्या होगा? जैसे ही वो बच्चा अब बर्थ लेगा, अब क्या लेगा वो? बर्थ। तो ये जो 9 मंथ का जो एक पीरियड था पूरा, इस पीरियड को बच्चों बोला जाता है गैस्टेशन पीरियड। बुक में नहीं लिखा हुआ, एनसीईआरटी में नहीं लिखा, भाई बताएगा तुम्हारे को। गैस्टेशन पीरियड क्या बोला जाता है बच्चों? गैस्टेशन पीरियड। बात समझ में आ गई क्या? गैस्टेशन पीरियड बोला जाता है 9 मंथ के टाइम को। डन? चल सकते हैं आगे? तो ये जब 9 मंथ का गैस्टेशन पीरियड जब कंप्लीट हो जाता है, तब बच्चे का क्या हो जाता है बच्चों? बर्थ हो जाता है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि इतना बड़ा बच्चा एक यूट्रस के अंदर अगर रह सकता है, तो सोचो यूट्रस जो है वो कितना इलास्टिक होगा। यूट्रस कितना इलास्टिक होगा। एक छोटी सी बात समझना बच्चों, यहां कहानी में आना, वह होगी आपकी कहानियां, बस ठीक है, साइड में लो। सुनो मेरी बात इधर बेटा, जहां अपन यूरिनरी ब्लैडर की, जब मैंने तुम्हारे को बात बताई थी, मैंने कहा था यूरिनरी ब्लैडर ऑलमोस्ट 800 ml यूरिन को क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है, हाईएस्ट। और जैसे ही 250 ml इकट्ठा होता है, और आप बोलते हो बेटा सर मैं आई गो फॉर वॉशरूम, यानी कि 250 ml आते ही आप बोल देते हो सर मैं आई गो फॉर वॉशरूम, जबकि उसकी लास्ट इलास्टिक लिमिट कितनी है? मेरे जैसा कोई टीचर हो मना कर दे नहीं जाना, तो क्या फट जाओगे? नहीं फटोगे, अभी भी उसकी स्टोरेज है। 300 तक जाएगा, तुम बोलोगे सर मैं आई गो फॉर वॉशरूम, अरे नो, फिर वो और बढ़ेगा कि सर 350 मैं आई गो फॉर वॉशरूम, नो। तो बेटा फटेगा थोड़ी आदमी, इलास्टिक ऑर्गन है। तो सोचो बेटा यूट्रस कितना इलास्टिक रहा होगा, सोचने वाली बातें। यूट्रस तो बेटा सबसे इलास्टिक ऑर्गन अगर आपसे पूछ लिया जाए, वैसे पूछता कोई नहीं है, तो फैक्ट की बातें हैं, तो सबसे इलास्टिक ऑर्गन होता है फीमेल बॉडी का यूट्रस, जो इतना ज्यादा एक्सपैंड हो सकता है, इतना ज्यादा एक्सपैंड कोई ऑर्गन हो ही नहीं सकता। बात समझ आ रही क्या? तुम अगर खाना भी खाओगे तो स्टमक भी इलास्टिक होता है, कोई मनवार कर ले बाद में कि एक लाडू तो खाना ही पेड़ी है, हाँ तो कोई, हाँ तो कोई फट थोड़ी जाओगे आप लोग,
तुमने खूब खाना खाया हुआ, उसके बाद भी अगर 2 गिलास अगर छाछ पिला दे तो पी ही लोगे। इलास्टिक तो है, बट इतना इलास्टिक थोड़ी है कि एक आदमी खा जाओ तुम, नहीं है ना। तो इसी सोचो यूट्रस की लाइनिंग कितनी इलास्टिक होगी कि पूरा का पूरा एक फीटस को ये लेकर चलती है। मेरी बात समझ में आ गई क्या? लेकिन लाडले बच्चों, ये सारी की सारी कहानी कब बताई जा रही है? जब यहां फर्टिलाइजेशन हो जाए तो। नहीं हो तो ये नहीं है। चल सकते हैं आगे। ये प्रोसेस बच्चों मैं कब बता रहा हूं? जब फर्टिलाइजेशन हो जाए। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मेरी बात सुनो, रिप्रोडक्शन तो तभी होगा, बिना रिप्रोडक्शन के तो फर्टिलाइजेशन, सॉरी, बिना फर्टिलाइजेशन की तो रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं। तो हम कौन सा केस लेकर चल रहे हैं? होगा। हम नेगेटिव क्यों सोचे? लेकिन अगर नहीं हो, ये इसमें कोई दिक्कत हो तो बता दो। अब बच्चों एक फैक्ट सुनना, सुनना मेरी बात, कि अब अगर अपन बात करें कि सर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यहां हो चुका है, एम्ब्रियो यहां अच्छे से अपना 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड निकाल चुका है, तो इस 9 मंथ्स के बीच में वो न्यूट्रिशन कहां से गया होगा? तो मैंने आपको अभी बताया था कि यहां पर ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है इस ड्यूरेशन में। तो ये जो मदर की जो यूट्रस की लाइनिंग होती है, यहां से एक ट्यूब कनेक्ट होती है और वो किसको ज्वाइन करती है? उस बच्चे तक ज्वाइन करती है, और इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? तो कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि उस ट्यूब का, उस टिश्यू का नाम बताओ जो मदर को किससे जोड़ता है? मदर को किससे जोड़ता है? बच्चे से जोड़ता है, उसका नाम होता है प्लेसेंटा। अब सुनना मेरी बात, खाना भी यहीं से जाएगा और जो बच्चा वेस्ट प्रोड्यूस करेगा, उसका जो मेटाबॉलिज्म है, उससे जो वेस्ट प्रोड्यूस, वो भी प्लेसेंटा के थ्रू एक्सचेंज होगा। तो जो एक्सचेंज होता है न्यूट्रिशन का, वो जितनी भी सारी चीजों का, वेस्ट का, तो सारा का सारा किसके थ्रू होता है? प्लेसेंटा के थ्रू। और बच्चों जब बर्थ होता है ना, किसका? जब एक बच्चे का बर्थ होता है, तब आप उस दर्द की, मतलब एक लिमिट आती है ह्यूमन बॉडी की, कि जहां पर इतना दर्द ह्यूमन बॉडी सहन कर सकती है और उसके बाद में डेथ हो जाती है। एक लिमिट होती है, एक लास्ट लिमिट होती है, उसकी यूनिट भी होती है, डेसिबल वगैरह कुछ यूनिट होती है। अब सुनना, एक लास्ट लिमिट होगी जहां के बाद में ह्यूमन या किसी भी इंसान की डेथ हो जाती है। तो जब एट द टाइम ऑफ बर्थ वो पेन जो होता है वो उससे भी ज्यादा होता है, उससे भी ज्यादा होता है। यानी कि किसी इंसान की अगर 200 हड्डियां एक साथ तोड़ दें, 200 हड्डियों को अगर एक साथ तोड़ दिया जाए, और उस टाइम पर जो पेन होता है वो पेन होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो सोचो कि हमारी माताएं कितनी, मतलब बहादुर रही होगी। बात समझ आए? कोई फन वाला पॉइंट नहीं है। 200 हड्डियों को अगर एक साथ तोड़ दूं तो जो पेन होता है, जिस लेवल का पेन होता है, उस लेवल का पेन होता है जहां एक नॉर्मल आदमी की डेथ हो जाती है। अब जो ध्यान देना, यहां जो हमने बात की थी कि अगर एग फर्टिलाइज हुआ, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन अगर हुआ, तो वो क्या होगा? लेकिन अब अपन बात करेंगे कि अगर वो एग फर्टिलाइज ही ना हो। समझना मेरी बात, ये लास्ट टॉपिक होगा आज का, कि अगर ये एग बच्चों यहां से फर्टिलाइज ही ना हो, यहां से एग रिलीज हुआ, रिलीज जाके कहां हुआ बच्चों? ये कहां पहुंच गया आपका? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। फैलोपियन ट्यूब में लाडले बच्चों इसकी लाइफ कितनी थी? 24 आवर्स। इस 24 आवर्स के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन होना है तो हो जाएगा, उसके बाद ये सेल जो है वो डेड है। अब यहां से इसका जो प्रोसेस है, ये यहां से कहां आया बच्चों? यूट्रस के अंदर आया, ये यहां पर आप एग सेल। अब कहानी समझना बच्चों, जब मैंने आपको कहा था कि फीमेल बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि जैसे ही यहां से एग रिलीज हुआ, और इधर लाइनिंग ने तैयारी कर ली थी पहले कि एग रिलीज हुआ है मतलब फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होगा मतलब यूट्रस की लाइनिंग को क्या करना पड़ेगा? ब्लड सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। तो बच्चों यहां से जब ये एग रिलीज हुआ, तो एट दैट टाइम ऑलरेडी ब्लड सप्लाई बढ़ चुकी थी। यहां पर ब्लड सप्लाई ऑलरेडी बढ़ चुकी थी। मेरी बात समझ में आ गई क्या? लेकिन जब एग आया यहां तक, जब वो एग यहां तक पहुंचा, तब बच्चों वो जायगोट के फॉर्म में नहीं पहुंचा। क्या वो डिवाइड होगा? क्या वो डिवाइड होगा? अब नहीं होगा, क्योंकि वो सेल क्या है बच्चों? डेड है, क्योंकि फ्यूजन हुआ ही नहीं उस ड्यूरेशन में। उस ड्यूरेशन में अब ये जो ब्लड सप्लाई है, ये विमेन बॉडी की किसी काम की नहीं है। इस टॉपिक को अच्छे से समझना। अब ये ब्लड सप्लाई विमेन बॉडी के किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये जो तैयारी हुई थी एक
ये जो एक इनर लाइनिंग को स्पॉन्जी बनाना या ब्लड सप्लाई एक्सेस सप्लाई कर देना, ये जस्ट इसलिए हुई थी ताकि वो वहां से जायगोट बनकर आएगा, बट वो आया नहीं। इस ड्यूरेशन में क्या होगा बच्चों, अब क्या करेगी ये जो इनर लाइनिंग है यूट्रस की, अब लाइनिंग वर्ड का मतलब मैं समझाता हूं लाइनिंग क्या होती है। जैसे कि मेरा स्टमक है, अब मेरे स्टमक को अगर मैं तुम्हारे को दे दूं कि बेटा ये मेरा स्टमक है, और इस स्टमक को अगर मैं बाहर से समझू बच्चों, तो बाहर की वाली तो उसकी कहलाएगी कवरिंग, लेकिन क्या अंदर से स्टमक खोखला है? क्या अंदर से स्टमक होलो है? नहीं है, तो खाना कहां जा रहा है फिर? खोखला ही तो है। तो अंदर की कवरिंग की अगर मैं बात करूंगा, तुम्हारे को स्टमक में ले जाऊंगा और यूं देखो तुम स्टमक के अंदर, तो बेटा वो अंदर वाली क्या है उसकी लाइनिंग बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? यानी कि जो भी आपके होलो ऑर्गन्स होते हैं, अरे नालायक बच्चों, क्या होलो ऑर्गन्स होते हैं उसके जो अंदर की क्या होती है, लाइनिंग होती है। तो इसी तरीके से यूट्रस भी अंदर से होलो है, अंदर से क्या है, होलो। तो अंदर जो लाइनिंग है ना, ये इस लाइनिंग में ब्लड सप्लाई, अरे ब्लड सप्लाई बढ़ चुका है, तो बेटा अब ये ब्लड सप्लाई किसी काम का नहीं है। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि ये जो यूट्रस है बच्चों, ये अपने अंदर एक लीक कर देगा, इसकी इनर लाइनिंग एक लीक कर देगी, वहां पर एक पूरी की पूरी मेम्ब्रेन कटेगी, वहां एक कट लगेगा यूट्रस की इनर लाइनिंग में। और जब यूट्रस की इनर लाइनिंग में कट लगता है, तब यहां से जो ये एक्सेस ऑफ ब्लड है, ये एक्सेस ऑफ ब्लड, ये आपका वेजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर आता है। यानी कि एट दैट टाइम अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो ये सारी की सारी जो लाइनिंग है ये अपने अंदर एक लीक कर देती है, मेक्स अ लीक, मेक्स अ कट, यानी कि पूरी की पूरी एक मेम्ब्रेन टूटी है। और जब एक मेम्ब्रेन टूटती है, तो ये सिचुएशन बहुत ज्यादा क्या होती है, पेनफुल होती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, पेनफुल होती है। और यहां से जो ब्लड है वो वेजाइना के थ्रू बाहर आता है, और इसी को बच्चों हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इसी को क्या बोला जाता है बच्चों, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोला जाता है। पेनफुल इसलिए होता है क्योंकि पूरी की पूरी एक मेम्ब्रेन, पूरा का पूरा एक टिश्यू जिससे वो बनी हुई है, वो टूट रहा है, वो कट लगा रहा है अपने अंदर, तो जाहिर सी बात है वहां पर कहीं ना कहीं ये पेनफुल तो होता ही है। बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस इस ड्यूरेशन में होते हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस एक फीमेल बॉडी के अंदर देखे जाते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, मूड स्विंग्स भी होते हैं। कोई बच्चा कह रहा है मूड स्विंग, सारी की सारी चीजें बच्चों इसलिए हो रही है क्योंकि वहां पर यूट्रस के अंदर कट लग चुका है, लाइनिंग जो है अपने अंदर एक कट लगा चुकी है, जिससे कि जो एक्सेस ऑफ ब्लड है वो बॉडी से कहां आ रहा है, बाहर आ रहा है। और इसी को क्या बोला जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्यों हुआ, अगर वो एग रिलीज ही नहीं होता तो, अगर वो एग रिलीज ही ना हो तो क्या ये प्रोसेस है, फिर ये सारा का सारा प्रोसेस नहीं होगा। तो बच्चों ध्यान से सुनना, एक फैक्ट सुनना कि जिस दिन उस एग ने रिलीज होना बंद कर दिया, उस दिन से मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी बंद हो जाएगा। तो क्या ऐसा कभी होगा पॉसिबल फ्यूचर में, तो होगा। एक टाइम होता है जहां पर ओवरीज एग को रिलीज करना बंद कर देती, उस टाइम पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाता है। कोई फिक्स नहीं होता, अराउंड 40 टू 45 एज अराउंड रहती है। बात समझ में आ गई क्या? हाँ ठीक है ना। तो बच्चों ये होता है कि आप जो आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल याद रह जाएगा क्या, लेकिन ये कब होता है, जब एग फर्टिलाइज ना हो। तो बच्चा अगर एग फर्टिलाइज हो जाता तो उस ड्यूरेशन में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता क्या, नहीं, क्योंकि अब तो वो ब्लड काम आ रहा है इन द नरिशमेंट ऑफ जाइगोट, नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो काम आ रहा है। बात समझ में आ गई क्या? तो ये था आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब लास्ट टॉपिक बचा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, तो लास्ट क्लास होगी उसमें अपन खत्म कर देंगे। डन, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।